डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 126वीं जयंती के अवसर पर आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुदर्शन नायक जी, संस्कृति एवं उच्च शिक्षा, क्रीड़ा, उद्योग आदि मंत्रालयों को संभाल रहे मंत्री आदरणीय सूर्यवंशी जी, भुवनेश्वर के जनप्रिय विधायक डॉक्टर बाबू सिंह जी, आदरणीय बाबू सिंह जी, और संस्कृति विभाग के निदेशक और सचिव जिनको अभी हमने सुना, डॉक्टर विजय केतन उपाध्याय जी, हमारे पुराने मित्र चंद्रशेखर जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और बंधुओं, आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में जिस भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, सारे विश्व में इतनी बड़ी सदस्यता वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है। इतने अधिक जनप्रतिनिधि है ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है। इतने बड़ी जनसंख्या पर शासन करने वाला कोई राजनीतिक दल विश्व में नहीं है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व जन्म था, उससे पहले जो प्रारंभ हुआ भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक और बार बार जिनको बहुत सही तरीके से राष्ट्र नेता कहा गया, राजनेता नहीं राष्ट्र नेता, राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करने वाले ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज हम स्मरण कर रहे हैं। 1951 में जब परम पूजनीय श्री गुरुजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक जी के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कुछ स्वयंसेवक ये विचार लेकर के गए कि राजनीति में भी हमारे विचार को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए एक राजनीतिक दल की स्थापना होनी चाहिए। तब संघ में इस विचार का कोई बहुत अधिक स्वागत नहीं हुआ था। संघ गैर राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्य करने वाला संगठन है, पूरे हिंदू समाज का संगठन करना उसका विचार है। इसलिए राजनीति में कुछ काम करना, इस प्रकार का विचार कभी संघ में नहीं था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ में बहुत घनिष्ठता थी, बहुत करीब से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से पूर्व जिन लोगों से चर्चा डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी, ऐसे जो प्रमुख लोग थे, जिसमें हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक डॉक्टर मुंजे थे, उन्हीं के समकक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रहे। इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह स्वातंत्र की वास्तविक प्राप्ति करने का एक आंदोलन है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में संघ ने क्या भाग लिया। डॉक्टर हेडगेवार का सहभाग अनुशीलन समिति आदि के माध्यम से क्रांतिकारियों के साथ भी था, और वैसे ही राजनीतिक दृष्टि से जो अहिंसा का आंदोलन चल रहा था, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी डॉक्टर हेडगेवार बहुत बड़े ऊंचे पद पर गए थे। लेकिन उसके बाद उनके मन में आया था कि भारत स्वाधीन भी हो गया तो भी स्वतंत्र रहेगा क्या। तो जिस प्रकार एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वैद्य केवल लक्षणों का उपाय नहीं करता, बाहर जो दिख रहा है उसका उपाय नहीं करता, सिम्टम्स का उपाय नहीं करता, कारणों का जाकर के उपाय करता है, वैसे ही डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार ने इस भारत की जो मूल समस्या थी, एकता और संगठन की कमी और राष्ट्रीय चरित्र की कमी, इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण करने वाले संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष पूर्व स्थापना की थी। इस पृष्ठभूमि में जब 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना का विचार हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सारी सहमति बनाई और उसके बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, उस समय कभी सोचा भी नहीं होगा, ना डॉक्टर मुखर्जी ने सोचा होगा, ना उस समय जिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को प्रचारक के रूप में परम पूजनीय गुरुजी ने जनसंघ का काम करने के लिए भेजा, उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में यह भारतीय जनसंघ का वटवृक्ष खड़ा होगा। यह स्वप्न भी मन में नहीं होगा, किंतु बीज ही इतना अद्भुत था। इसलिए आज उनकी जन्म जयंती पर उनके उस राष्ट्र नेतृत्व को समझना और उनकी उस दूरदृष्टि को समझना आवश्यक है। 1952 में पहले चुनाव हुए भारत में, स्वतंत्र भारत में, हमारा संविधान बनने के बाद में, और उस 1952 के
जनरल इलेक्शन में, सामान्य साधारण निर्वाचन प्रक्रिया में भारतीय जनसंघ के 3 सांसद उस समय चुन करके आए थे, मात्र 3 सांसद। तो 3 से 303 की यात्रा है, उसका बीज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा है। उन 3 में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उससे पहले 1950 तक वे अंतरिम सरकार जो बनी थी स्वतंत्रता के बाद में, संविधान बनने तक और चुनाव होने तक, उस अंतरिम सरकार में मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे। आज जब राजनीतिक बहस होती है, उस बहस होते समय कई बार यह बात कही जाती है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये बड़े बड़े उद्योग नहीं बनते, स्टील फैक्ट्री और इतनी बड़ी बड़े जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जैसे बड़े बड़े जो कारखाने बनाए गए वो नहीं होते। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि इन सारे बड़े उद्योगों की नींव रखने वाला दृष्टा यदि कोई उद्योग का मंत्री होगा तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेहरू की मिनिस्ट्री में भी ये काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। इसलिए जब विकास की बात आज हम करते हैं और भारत को एक विश्व के पटल पर विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का संकल्प लेकर के जब हम काम कर रहे हैं, तो हमारे प्रणेता उसके भी प्रारंभ करता है स्वतंत्र भारत में। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन की विशेषताओं को यदि 3 शब्दों में कहा जाए तो 3 विशेषताएं, वी से विशेषता, उसकी 3 विशेषताएं बता सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व विद्या का व्यक्तित्व था, वित्त का व्यक्तित्व था और विधि का व्यक्तित्व था। उन्होंने विद्या के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। अभी हम बैठे थे तब माननीय मंत्री जी बता रहे थे, मेरी रुचि उनके संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री होने के कारण, भारतीय शिक्षण मंडल के काम के कारण उसमें थी। तो जब मैंने कहा आपके पास उच्च शिक्षा मंत्रालय भी है, तो उन्होंने बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहले 100 दिनों में लागू करने का काम उड़ीसा सरकार ने किया है और आज सारे देश में उड़ीसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने में आगे बढ़ रही है और प्रथम क्रमांक की ओर बढ़ रहे हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस शिक्षा के शीर्षासन को ठीक करने का काम किया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 6 विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिए गए दीक्षांत उद्बोधन उपलब्ध है, जिनकी पुस्तिका श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन ने छापी है। उन दीक्षांत उद्बोधनों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा की जो मूलभूत भारतीय व्यवस्था थी उसके बारे में अपनी बिंदुवार सारी बातें दी है। इसलिए मैंने कहा उनकी पहली विशेषता विद्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से भारत में भारतीय शिक्षा कैसे दृढ़मूल हो, ब्रिटिशों की शिक्षा पद्धति ने किया गया शीर्षासन ठीक करके, यू टर्न करके फिर से भारत की गुरुकुल की शिक्षा पद्धति कैसे लागू हो, इस विषय की प्रेरणा देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया है। इसलिए 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके बीज भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदृष्टि में और विचार में है। मैंने उद्योगों की बात की, केवल उद्योगों की नहीं, फाइनेंस के बारे में, वित्त के बारे में भी उनकी एक अद्भुत दृष्टि थी। भारत की एक जो समृद्ध परंपरा है, हजारों हजार वर्षों से भारत विश्व में एक समृद्ध संपन्न देश के रूप में जाना जाता था। कभी लोग इसको सोने की चिड़िया कहते हैं, मैं कहता हूं सोने की चिड़िया कहना तो अपमान है। चिड़िया तो इतनी छोटी सी होती है, भारत में इतना सोना है कि साहित्य वाले भी हो आप, उड़ीसा साहित्य का भी सेक्रेटरी बैठे हैं, तो साहित्य में उपमा देते समय उपमा समतुल्य होनी चाहिए, उसकी तुलना कर सके ऐसी होनी चाहिए। अरे भारत में इतना सोना है कि भारत को किसी पक्षी की उपमा देनी है तो सोने का गरुड़ कहना पड़ेगा, सोने की चिड़िया नहीं। एंगस मेडिसन नाम के ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने 2004 में पुस्तक लिखी, विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा। 4 वर्ष पूरा रिसर्च करके 0 ईस्वी सन से लेकर 2000 ईस्वी सन तक 2000 वर्ष का विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव उनकी पुस्तक का नाम है। उसमें डॉक्टर एंगस मेडिसन कहते हैं 1500 वर्ष तक, 0 ईस्वी सन से 15वीं शताब्दी के समापन तक 1500 वर्ष तक सारे विश्व की जीडीपी में 33% से लेकर 40% का योगदान देने वाला भारत था।
15वीं शताब्दी के बाद भारत का योगदान अंश कम हुआ, हिस्सेदारी कम हुई, उत्पादन कम नहीं हुआ। चीन का उदय हुआ, उसके कारण ये उत्पादन कम हुआ। लेकिन भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के समय भी हम विश्व में 23% का योगदान देते थे, 23%। अंग्रेज जब छोड़ करके गए तब वो योगदान 2% रह गया था। इतना अंग्रेजों ने भारत को लूटा है। इसलिए भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत की उस समृद्धि को वापस लाने के लिए प्रयत्न करना है। यह दृष्टि लेकर के भारत की समृद्धि को विकेंद्रित रूप से प्रत्येक जिले के अंदर जो विशेषता है, हमारे प्रत्येक समाज के वर्ग के अंदर जो उद्यमिता है, हमारे समाज के वर्ग के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, उसको लेकर के भारत की वित्त व्यवस्था की दृष्टि होनी चाहिए। यह विचार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था। 70 साल तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विस इकोनॉमी बन गई। कृषि प्रधान देश, 60% लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे, लेकिन जीडीपी में योगदान कृषि का केवल 14% था। ऐसी विषम परिस्थिति इसलिए हो गई क्योंकि जो भारत का समाज वर्षों से उत्पादन करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था और विश्व में व्यापार करता था। आज सुबह हम उड़ीसा में ओसीआईडी जो हमारा अध्ययन केंद्र है, उस अध्ययन केंद्र में चर्चा कर रहे थे उड़ीसा के ऊपर क्या क्या अनुसंधान किया जाए। 10 प्रकार के, विभिन्न प्रकार के उन्होंने उपविषय बनाए। मैंने कहा एक महत्वपूर्ण उपविषय रह गया, वो उपविषय है भारत के विश्व संचार में उड़ीसा का योगदान। यहाँ के सारे जितने उड़ीसा के जो बंदर थे, वहां से विश्व में जहाज जाते थे और व्यापार करते थे। चीन तक, इंडोनेशिया तक और लाओस, कंबोडिया, पूरे पूर्व में व्यापार का केंद्र उड़ीसा था। आज भी बाली यात्रा मनाते हैं। वो बाली यात्रा क्या है? इंडोनेशिया जाने वाले व्यापारी समुद्र की पूजा करते थे, वो बाली यात्रा आज भी उड़ीसा में होती है। ये विश्व व्यापार का केंद्र भारत को फिर से बनाना, ये वित्त की दृष्टि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। इसलिए विद्या की भारतीय दृष्टि, समृद्धि की वित्त की भारतीय दृष्टि। और कलकत्ता से एलएलबी करने के बाद में बैचलर की डिग्री, बैचलर एट लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद में वे लंदन गए और लंदन में जाकर के बैरिस्टर और लॉ की भी डिग्री प्राप्त की। वापस आने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर वकील के रूप में काम किया। और उस समय ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार विधि कानून बना करके भारत को दास बनाया, गुलाम बनाया, इसका अध्ययन उन्होंने किया। इसलिए मैंने जो 6 उनके दीक्षांत संबोधन बनाए हैं, उसमें से एक संबोधन में वो भारत के सारे कानूनों को फिर से भारतीय दृष्टि से बनाने की बात करते हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टि थी जो इस सरकार ने अभी करके दिखाई। भारतीय दंड संहिता को, आईपीसी को बदल करके भारतीय न्याय संहिता में बदला गया ब्रिटिशों के द्वारा। मजेदार बात है, वो जो आईपीसी था 1860 का, वो भी मैकॉले ने ही ड्राफ्ट किया था। जैसे भारत की शिक्षा पद्धति का सत्यानाश मैकॉले ने किया, वैसे भारत की न्याय व्यवस्था का सत्यानाश करने में भी उसका योगदान था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 75 वर्ष लग गए उस न्याय व्यवस्था के शीर्षासन को ठीक करके भारत की दृष्टि से भारत में न्याय करना, समय पर न्याय होना, निश्चित तय कालखंड के अंदर सजा मिलनी चाहिए। यह प्रावधान जो बीएनएस में हुआ है, उसके जनक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसलिए मैंने कहा विद्या, वित्त और विधि तीनों को लेकर के उन्होंने काम किया। लेकिन उससे बड़ा, सबसे बड़ा उनका योगदान, मात्र 52 वर्ष के आयु में इतने कम समय में जो योगदान उन्होंने दिया है, उसकी बात करने में घंटों लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा उनका योगदान यदि कुछ होगा तो आज भारत का जो मानचित्र, जो नक्शा, जो भारत का मैप हमको दिखाई देता है, उस मैप के एक बहुत बड़े हिस्से का भारत में होने का श्रेय इस एक व्यक्ति को जाता है। उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री कहते थे उनको, प्रधानमंत्री सुहरावर्दी ने योजना बनाई थी कि पूरा का पूरा बंगाल जब पाकिस्तान में सम्मिलित होगा, जो आज बांग्लादेश है, उसके साथ में आज जो हमारे पास बंगाल का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल जिसको हम कहते थे अभी तक, अब तो बंगाल कहने लगे, वो हिस्सा भी पाकिस्तान में चला जाए, इसकी योजना बनी थी, इसका षड्यंत्र बना था।
और हम उस समय के भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व को जानते हैं, वो ऐसे षड्यंत्रों में शामिल हो जाते थे, भारत के हित का विचार नहीं करते थे। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व की भी लगभग सहमति बन रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया और हिंदू बहुल बंगाल का क्षेत्र भारत में रहना चाहिए, इस बात के लिए उनके आंदोलन के कारण बंगाल का हिस्सा आज भारत में है। आप कल्पना कीजिए, आधा बंगाल चला गया जो बांग्लादेश बना, तो वहां हिंदुओं की क्या स्थिति है। जो 21% हिंदू विभाजन के समय थे, 9% रह गए। किस प्रकार का नरसंहार और किस प्रकार का अत्याचार हमारे भाई बांग्लादेश में सहन कर रहे। यदि पूरा का पूरा बंगाल चला जाता, जिसमें उस बांग्लादेश में तो 60% हिंदू होता, और उसकी क्या स्थिति होती। इसलिए आज यदि बंगाल के अंदर हिंदू बचा हुआ है, तो उसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है, तो वो व्यक्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि हमारे अंदर जो आज है, उसके भी जनक वो है। तो बंगाल को बचाया, बंगाल के बहुत बड़े भूभाग को बचाया, फिर भी बहुत सारा चला गया। बहुत सारे ऐसे बंगाल के प्रदेश थे, जैसे चटगांव जैसा प्रदेश था जो हिंदू बहुल था, लेकिन बांग्लादेश में है। ऊपर सिलीगुड़ी के पास में वीर गांव का प्रदेश है, हिंदू बहुल है, आज भी हिंदू बहुल है। इतने नरसंहार के बाद भी हिंदू बहुल है, लेकिन बांग्लादेश में चला गया। ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ना चाहते थे, सिक्किम को अलग रखने में सफल हुए ही थे। आप सोचिए कि वो चिकन नेक जिसको हम कहते हैं, सिक्किम भी जब भारत में 1974 तक नहीं था, तब उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी। 1974 में सिक्किम भारत में विलय होने के कारण आज थोड़ी सी जगह हमको वहां पर मैन्यूवरिंग के लिए मिली है। आसाम के पास, त्रिपुरा के पास में जो बांग्लादेश का सिलेट एरिया है, वो सिलेट एरिया भी उस समय हिंदू बहुल था। 55% हिंदू थे उस प्रदेश में। उसके बावजूद जागरूकता की कमी के कारण वो बांग्लादेश में चला गया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न, बंगाल के हिंदू बहुल प्रदेश को भारत में रखने का स्वप्न आज भी अधूरा है। जब तक भारत माता को अखंड नहीं बना देते, तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। और जिन्होंने अपने राजनीतिक आंदोलन का प्रारंभ बंगाल को बचाने से किया, उन्होंने अपना बलिदान अपने जीवन के अंतिम वर्ष शेख अब्दुल्ला के अत्याचारों को सहते हुए जम्मू कश्मीर के जेल के अंदर गए। वहां पर उनको स्लो पॉइजनिंग किया गया और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। बंगाल का नेता, बंगाल के हिंदुओं को बचाने वाला नेता, और जाकर के आंदोलन करता है कश्मीर के अंदर, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे, ये नारा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसलिए 19 अगस्त को, जिस समय 5 अगस्त 2019 को, जिस समय भारत की संसद में 35A को अमेंड किया, संविधान के कंडिका 35A को अमेंडमेंट करके 370 में दिए गए विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर से हटाए और जम्मू कश्मीर की जनता को भारत के संविधान के अंतर्गत लाया गया, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि हमने दी थी। क्योंकि 370 से केवल पाकिस्तान के कब्जे में गया हुआ पीओजे के ही नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे कश्मीर में ही भारत का संविधान लागू नहीं होता था। वहां का यदि वाल्मीकि समाज का, एससी समाज का कोई व्यक्ति पीएचडी भी कर ले, तो भी जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार उसको सफाई कर्मचारी के अलावा कोई सरकारी नौकरी नहीं लग सकती थी। 2019 तक यह कानून था। एसटी को वहां पर आरक्षण नहीं मिलता था, अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं मिलता था, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं मिलता था, महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिलते थे। बहुत वर्षों तक कश्मीर में महिलाओं को वोटिंग के भी अधिकार नहीं थे। सारे भारत में महिलाएं मतदान करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं करती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने अपना विधान अलग करा था। भारत का जो भी भारत की संसद जो भी कानून पारित करती थी, अधिनियम पारित करती थी, उसमें लिखा होता था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होगा। पंचायती राज नहीं वहां लागू हुआ।
95th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 95वां संविधान संशोधन से पंचायती राज पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था, 2019 के बाद लागू हुआ। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को पूरा करने का आधा काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। अभी भी भारत के मानचित्र में, मैप में जो सारा जम्मू कश्मीर हम दिखाते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए जैसे मैंने कहा, वीरगांव, चटगांव, सिलेट सहित पूरे बांग्लादेश को भी भारत में अखंड करना आवश्यक है, वैसे ही पीओजेके को भी भारत में वापस सम्मिलित करना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि हम तो युवावस्था में कॉलेज में थे, तब लाल चौक पर कश्मीर में जाकर के तिरंगा झंडा फहराने के लिए आंदोलन किया था, और वो आंदोलन करते समय नारा देते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। इसलिए मीरपुर वगैरह सहित सारा का सारा पीओजेके भी फिर से भारत में लेना, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए एक बहुत बड़ी पहली श्रद्धांजलि होगी। इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता के महापुरुष, विद्वान, अत्यंत अद्भुत भारतीय शिक्षा के महामहिषी, जिनको हम वास्तविक अर्थ में गुरु कह सकते हैं, आचार्य कह सकते हैं, ऐसे अद्भुत विधिज्ञ और अद्भुत समृद्धि के सन्नायक। इसलिए भारत का सदा से जो मंत्र रहा है, संस्कृति और समृद्धि साथ साथ, संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है, इसलिए इस बात पर मैं बात को समाप्त कर रहा हूं। बिना संस्कृति के समृद्धि भारत में नहीं मानी जाती। संस्कारों के साथ समृद्धि, उसी को आज के हमारे प्रधान सेवक ने नारा दिया है, विरासत और विकास साथ साथ। वही भारत का मूल मंत्र है, संस्कृति और समृद्धि साथ साथ। उस मंत्र को साकार करके भारत माता को पुनः एक बार विश्व के पटल पर अपना परमोच्च योगदान, जैसे सोने का गरुड़ होते हुए सदियों से दिया है, वो योगदान विश्व के कल्याण में देते हुए विश्व गुरु के पद पर फिर से भारत माता को आसीन करने के लिए हम सब लोग अपने मन में संकल्प लें और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें।